Hello everyone. Good morning. जी बेटा, स्टार्ट करें क्या? ओके बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शंस आएंगे। उस ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसका आंसर देना है। आपके सामने ऑप्शन जो है वो देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज हायर पेयर। इसमें से कौन सा वो है जो हायर पेयर माना जा सकता है? ओके, पेयर ऑफ गियर इन मैश, गियर जो मैश में हो, जुड़े जुड़े हुए हो, बेल्ट एंड पुली, कैम एंड फॉलोवर। तो आपके पास ऑप्शन है एक या दो, मतलब एक और दो ये है हायर पेयर, दो या तीन है, दो और तीन ये वाले हैं, एक दो तीन सभी हैं, एक दो तीन सभी हैं, या एक और तीन है। ए बी सी डी आपको ऑप्शन देना है। आपके सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो साइड में। तो इस साइड पे ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो बेटा। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? अरे मेरा बच्चा, मैंने आपको ये करवाया हुआ बेटा, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ये चीज आपको करवाई हुई है, ऐसे नहीं है कि नहीं करवाया हुआ। ठीक है, अभी आपको लगे कि सर ये नहीं करवाया हुआ, आप देखोगे तो हमारे पास बेटा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई साहब, यहाँ आ जाओ। ओके, तो हमारे पास मेरे बच्चा ये तीनों ही है हमारे पास हायर पेयर। पेयर इन गियर, पेयर ऑफ गियर इन मैश, जब गियर के टीथ जो मैश में होते हैं, जब इस तरह से होते हैं बेटा, ये, और यहाँ पे भी एक गियर आएगा बेटा, यहाँ पे भी एक गियर आएगा, और ये दोनों गियर जो है वो आपस में क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। और जो पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास हायर पेयर। और ये भी हायर पेयर है। बेल्ट एंड पुली जब बनते हैं तो एक लाइन कांटेक्ट बनता है, और कैम एंड फॉलोवर में भी एक पॉइंट कांटेक्ट बनता है। सो हमारे पास 1 2 3 तीनों ही हमारे पास राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। अ लिंक के अंदर किस तरह का मोशन ट्रेस होगा? अगर एक स्लाइडर यहाँ है, दूसरा स्लाइडर यहाँ है, इसको हमने जोड़ रखा है, तो ये हमारे पास क्या बनता है? एक किस लिंक को बनाता है? किस लिंक को बना, मतलब आपको क्या बना के देगा ये लिंक? ओके, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइड रख देता हूँ, और आपके पास ऑप्शन मैं अभी दे रहा हूँ बेटा, ठीक है? ए बी सी डी लीजिए बेटा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सवेंदु, सवेंदु बोलिए बेटा। ये हैंड रेज तभी करना बेटा जब अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर नहीं कुछ बोलना चाहते तो हैंड रेज नहीं करना। चलिए, हैंड रेज तभी करेंगे आप जब आपने कुछ नए मतलब बात बोलनी हो। तो इसका राइट आंसर है एलिप्स। ये बेटा एक एलिप्स बनाता है, जब ये इसको ट्रेस करेंगे एक पॉइंट को तो ये एक एलिप्स बना देता है। तो एलिप्स बनता है, तो इसके लिए राइट आंसर एलिप्स बनेगा। A simple mechanism consists of 11 simple revolute joints. तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमारे पास 11 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 11 है, नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास 9 है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ टीम में दो ये वीडियोस है बेटा, मैं बाद में देख लूंगा ये चीज। आप मुझे ग्रुप में वहां पे मैसेज कर देना ऐप में, दोबारा एक बार मैं देख लूंगा, ठीक है? डोंट वरी, जो भी होगा आपके सामने आपको मिल जाएंगी वीडियोस सभी। चलिए, इस पे क्लिक कीजिए, इसका बता दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं? अगर तो याद है तो आप सीधा से इसकी वैल्यू डालोगे, जे और एल की वैल्यू डालोगे और काम खत्म हो जाएगा, सीधा सा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, नहीं, चलो, एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो वो फॉर्मूला जब हम देखते हैं 3l - 1 - 2j - h, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, 3l - 1 - 2j - h। इसके अंदर h जो है वो हायर पेयर है, j नंबर ऑफ ज्वाइंट है, l नंबर ऑफ लिंक है। तो हमारे पास सीधा इसमें पुट कीजिए बेटा, l क्या है 9 - 1 - 2 j 11 आ गया। चलिए, तो ये आ गया 8, 8 या 24 और ये आ गया 22। तो ये क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 2। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा स्पीड अप कराएं बेटा, स्पीड अप करेंगे तभी फायदा आपको मिलेगा और हमें समझाने में मजा आता है जल्दी जल्दी चीजों को। ठीक है, चलिए आगे चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। कंसिडर द ग्रबलर्स क्राइटेरिया फॉर प्लानर मैकेनिज्म। एस हमारे पास इस तरह से एफ इज इक्वल टू 3n - 1, मतलब वही अगेन हमारे पास आ जाएगा -2l - j h। तो इसके अंदर व्हाट डज l रिप्रेजेंट, l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रबलर क्राइटेरिया है ये। ठीक है, 3n - 1 - 2l - h। तो इसके अंदर l क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी l हम वो पढ़ते रहते हैं, इसके लिए तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, तो ये l इज द नंबर ऑफ लिंक्स। चलिए ठीक है, तो ये तो आसान है। An engine as prime mover must have both flywheel and governor provided in the system for which of the following purpose। कहता है कि एक प्राइम मूवर मेरा इंजन है हमारे पास, उसके अंदर फ्लाई व्हील भी है और गवर्नर भी है, फ्लाई व्हील भी है और गवर्नर भी है। तो दोनों का क्या पर्पस है, फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड, फॉर मिनिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन, फॉर मैक्सिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पांचवें का बेटा लीजिए, इसका बता दीजिए ऑप्शन का। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। इसका बता दीजिए, शाबाश। तो बी इज द राइट आंसर, फॉर मिनिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन। स्पीड की फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा स्पीड फ्लक्चुएट हो, एक तो बहुत ही कम स्पीड, अचानक बहुत ज्यादा स्पीड, इनकी फ्लक्चुएशन को कम करना, तो फ्लक्चुएशन कम से कम हो। सो बी इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म विल प्रोड्यूस। क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म कौन सा यहाँ पे बनाएंगे, हमारे पास काइंड ऑफ मोशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको बताना है 6 का। लीजिए बेटा, क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म वो क्या बनाता है हमारे पास, कौन सा मोशन वो मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा, क्या मोशन प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग, रोटरी, ट्रांसलेटिंग या जिगजैग। व्हाट काइंड ऑफ क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म, जल्दी से करो बेटा। हो गया, बेटा क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म आपने कहां देखा है, आप जब देखते हो क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म, आप देखते हो हमारे पास शेपर मशीन में। शेपर मशीन में अगर आप देखोगे तो उसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इस तरह से क्रैंक है और लीवर है, स्लॉटेड लीवर होता है, उसके अंदर मूव करता रहता है वो इस तरह से। तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेटिंग मोशन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, द बीम इंजन इज इन्वर्जन ऑफ, बीम इंजन किसका इन्वर्जन है, तो बताइए बेटा। बीम जो इंजन है वो किसका इन्वर्जन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हैं जॉब्स वाले, हाँ, और कॉलेज गोइंग, तो उनके लिए लाइव क्लास लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लाइव क्लास अगर ज्यादा बच्चे आए तो बहुत मजा आता है, हमें भी मजा आता है कि बहुत अच्छे, लेकिन प्रॉब्लम वही है, अब अगर शाम को क्लासेस का नहीं हो सकता, नहीं तो शाम को हो तो मे बी ज्यादा स्टूडेंट्स वो अटेंड कर सकते हैं। 4 बार 4 का FOUR होता है बेटा, FOUR 4 बार लिंक मत चेंज, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर द क्रीप इन बेल्ट ड्राइव। इसमें से कौन सा करेक्ट रीजन है क्रीप आने का, बेल्ट के अंदर जो क्रीप आती है उसका रीजन क्या है। तो ABCD आपके पास ऑप्शन है, इसके बाद देखिए, इलोंगेशन ऑफ बेल्ट ड्यू टू टेंशन, टेंशन के कारण इलोंगेशन आती है। प्लास्टिसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल, प्लास्टिसिटी के कारण इलोंगेशन ऑफ बेल्ट मटेरियल, बेल्ट मटेरियल इलोंगेट कर जाता है।
डिफरेंशियल इलोंगेशन ऑफ बेल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन ऑन टू साइड्स ऑफ पुली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से? ओके ग्रेट, सो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास क्या है कि ये एक डेफिनेशन ही है। जब हम क्रीप ऑफ बेल्ट देखते हैं ना, क्रीप ऑफ बेल्ट देखते हैं, ये उसकी डेफिनेशन ही है। सर क्या एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जैसा यहाँ है? सब्जेक्टिव कहाँ है बेटा? सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वाइज नहीं बेटा, जरूरी कुछ नहीं है सब्जेक्ट वाइज आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि देखो बनाने वाले जो है ना, आप मानोगे एसएससी के अंदर या छोटे मतलब इतने बड़े एग्जाम नहीं होते जहां पे आई जैसे गेट लेवल है, तो आईआईटी के प्रोफेसर बैठे होते हैं, तो उनका सोच उनकी थिंकिंग शायद कुछ अलग है। ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा, ये ना एक सुस्तपन दिखता है इनमें। सुस्तपन क्या दिखता है? दो बुक उठाओ, उसमें से जो अक्कड़ बक्कड़ करके जहां से निकला वहां से क्वेश्चन डाल दिए, बस। इनकी कोई अपनी सोच नहीं होती। यही होता है जो हमारे पास जेई के एग्जाम है या क्लैरिकल के एग्जाम होते हैं, इनका अपना कोई बहुत बड़ी थिंकिंग पावर नहीं चलती। खुद नहीं सोचते कि यार मैं अगर क्रीप के बारे में ये पूछ लूं, उनको पता ही नहीं कहीं को तो क्रीप क्या है। ये हाल है उनको, है बस पेपर बनाना है यार, वो एक पेपर बनाने के इतने 1000 रुपए बनेंगे, बना दीजिए यार, यहां से उठा लिया वहां से उठा लिया। इसलिए ये क्या करते हैं, जो पेज उठाया मतलब टॉम उठा लिया तो टॉम के क्वेश्चन डाल ही जा रहे हैं, ठीक है। फिर घुमाया फ्लूइड है, फ्लूइड के क्वेश्चन डाल दिए, तो इसलिए इनकी सुस्तपन दिखाता है ये एक जैसे क्वेश्चन लगातार है ना। आप पूछ रहे हो कि एक जैसे सब्जेक्ट वाइज आते हैं, सब्जेक्ट वाइज जरूरी नहीं है ऐसा आना, कोई रूल नहीं है कि पहले टॉम आएगा फिर सोम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका सुस्तपन दिखाता है कि उनको शफल भी नहीं किया इन्होंने। एक क्वेश्चन आना चाहिए अचानक से सोम में से, एक क्वेश्चन आना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक आना चाहिए फ्लूइड का, ऐसे उल्टा पुल्टा करके आपका दिमाग घुमाने के लिए आना चाहिए। लेकिन वो नहीं यार, छोड़ इसी में से डाल दे। तो ये सुस्तपन दिखाता है उनका, और कुछ नहीं है। तो ये बेटा देखो, ये जो है डेफिनेशन, ये हमारे पास जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही हमारा वही है कि हमारे पास ये रीजन होता है, क्रीप जो होती है बेल्ट के अंदर आती है, वो इसी के कारण आती है। और दूसरा एक और छोटा सा आपको हिंट देता हूं, कहीं ना कहीं आपको अगर छोटी सी इतना बड़ा कुछ दिखे ना, उसके ऑप्शन जो छोटे हैं, छोटी सी लाइन है, छोटी सी लाइन है, छोटी एक बड़ी सी लाइन दिखे ना, बड़ी सी डेफिनेशन, ये बड़ी सी इंग्लिश की लाइन दिखे, मोस्टली आंसर वो होता है। मोस्टली 90% केस में बड़ी वाली लाइन जो होती है, ज्यादा लिखा होता है, वो आंसर होता है। ये होता है। ये रीजन क्या है अब आप पूछो। देखो रीजन ये होता है कि ये डेफिनेशन जब बनाई जाती है ना, तो उनके पास मतलब इन्होंने खुद दिमाग लगा लगा के एक डेफिनेशन तैयार करी होती बड़ी सी। जब हम क्रीप की और कोई बोले कि भाई ABCD ऑप्शन बनाने हैं, तो बनाएंगे ना, उनको उनका इतना दिमाग ही नहीं चलेगा कि ये डिफरेंशियल इलोंगेशन ऑफ बेल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन ऑन द टू साइड, ऐसा दिमाग दोबारा नहीं चलता उनको। तो छोटी सी लाइन चलती है, या टेंशन के कारण, बेटी इलास्टिसिटी के कारण इलोंगेशन, चलो। इसलिए अगर कहीं आपको तुक्का मारने की जरूरत पड़ जाए, आपको लगे कि तुक्का मारना है, तो एक बड़ी सी लाइन के ऊपर क्लिक करके देखना। पहले आप ट्राई करके देखो इसको, जब हमारे पास आप प्रैक्टिस करते हो घर पे, बड़ी एक लाइन हो ना ऑप्शन में, उसके ऊपर आप क्लिक करके देखो, आपका बहुत बार चांसेस रहेंगे कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इक्वेशन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन को क्या डिफाइन करता है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इनटू मीन स्पीड। ये वाला आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, जल्दी से बेटा ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इसका राइट आंसर बता दीजिए। हाँ जी बेटा, चलिए टाइम खत्म बस। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर बेटा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अपॉन मीन स्पीड। हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है और हमारे पास मीन कितना है।
तो इसी के अनुसार हम देखते हैं मीन हमारे पास कितना है, और ओमेगा में भी हम यही देखते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा, इस तरह से हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, CS हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, ये हमारे पास CS आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following clutch is also considered as wet clutch? इनमें से किसको wet clutch भी बोला जाता है? और अगेन हमने ये चीजें नहीं पढ़ी होती, ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा होता कि वेट क्लच किसे कहते हैं। देख लीजिए हमने कितने पेपर कर चुके हैं, कम से कम 6-7 पेपर कर चुके हैं, 700 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन का मेरा था कि 1000 क्वेश्चन तो आपको मैं करवा ही दूं, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1000 कुछ और ऐसे 2-3 हजार क्वेश्चन जब धीरे धीरे आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपका सिर्फ एक ही ये पेपर नहीं है बेटा, SSC, इसके अलावा पेपर आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, मल्टी प्लेट क्लच। जो मल्टी प्लेट क्लच है उसको हम वेट क्लच बोलते हैं बेटा, उसको हम वेट क्लच बोलते हैं, भीगा हुआ, लाइक कि उसके अंदर हमेशा कोई लुब्रिकेशन जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन एज शोन इन दिस। तो हमारे पास ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम दे रखा है विद द मीन टॉर्क दे रखा है 20 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड पीक टॉर्क TP in the Newton meter if the negative torque is to be neglected? तो हमारे पास ये देखा मीन टॉर्क दे रखा बेटा, मीन टॉर्क दे रखा है 20 न्यूटन पर न्यूटन मीटर। तो हमारे पास पीक पे पूछा है यहाँ पे कितना होगा, तो ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे बेटा आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 80, 120, 140, 160, तो इसको करके दिखाना बेटा आपको 11 का। लीजिए इसको कर दीजिए, 11 का कर दीजिए। चलिए चलिए जल्दी से, थोड़ी स्पीड अप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी से कीजिए, खत्म, टाइम खत्म हो चुका है, आपके लिए टाइम खत्म हो चुका है। अब हमें करना कैसे है, देखो 2 तरह का हमें वर्क आउटपुट मिलता है। कैसे, एक तो है कि हम अगर देखें कि हमें टोटल साइकिल के अंदर हमें कितना वर्क मिला है। अगर हम 2 इसके अंदर ग्राफ देखें, एक तो बन रहा है ये वाला बेटा, टी मीन के कारण, ये देखो ये वाला, ये बन रहा है, ये देखिए ये रहा, ये वर्क डन दे रहा है हमें। और दूसरा हमें वर्क डन दे रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या है, ये वाला है, ये वाला एक्चुअल है बेटा, दिख रहा है ये वाला, ये एक्चुअल है। ये एक ट्रायंगल है, ये एक क्या है, ट्रायंगल है, और वो एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो हमें दोनों का एरिया इक्वल कर देना है, जस्ट हमें यही काम करना है, बस और कुछ नहीं करना। थोड़ा ये बात थोड़ी समझ आ गई क्या करना है। तो हमारे पास दोनों का एरिया इक्वल कर देना है, तो एरिया के हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से, देखो हमारे पास एक आएगा बेटा ये वाला एरिया, मैं लिख देता हूं, एरिया दोनों बराबर कर देंगे, कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर कर देंगे, रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया दोनों का बराबर कर देंगे। तो हमारे पास रेक्टेंगल का जब देखते हैं तो टी मीन हमारे पास आएगा, और हमारे पास क्या आएगा कि इसकी देखो ये लेंथ है, ये विड्थ है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है। तो लेंथ हमारे पास एक तरफ और विड्थ ये तरफ, जो भी मर्जी, जिसको लेंथ मर्जी मान लो, जिसको मर्जी, ये 4 पाई, ये आ गई विड्थ है इसकी, ये विड्थ ये लेंथ, ऐसे मान लो, कोई भी लेंथ मान लो, विड्थ मान लो, कुछ भी मान लो। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अगर हम देखें तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास देखोगे 3 पाई से लेके 2 पाई, ये देखो ये वाला, ये कितना होगा, पाई होगा ना, तो मैं कहूंगा 3 पाई माइनस 2 पाई, ये देखो ऐसे कर दो। और इंटू क्या आगे, हाइट, हाइट कितनी है, TP, बस काम खत्म। यहां पे आपका काम खत्म हो जाएगा, अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई। इतना तो समझ आ चुका है मैंने क्या किया है, अगर ये समझ आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास टी मीन हमारे पास गिवन है 20, और ये कितना है 4 पाई, और ये कितना है हाफ,
पाई इंटू टीपी। लीजिए मेरे बच्चे, रह क्या गया, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और हमारे पास टीपी निकालना है, 2 इधर ले जाइए, 2 इधर लेके जाएंगे, 20 इंटू 2, 4 इंटू 2, ठीक है, और इक्वल टू टीपी। तो टीपी कितना आ गया मेरे पास, 80, 160 बन गया, तो 160 इज द राइट आंसर, 160 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। लीजिए बेटा 160 नीचे होगा, 160 यहाँ पे छुपा हुआ है, ये रहा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया ये, 160, शाबाश, 80 नहीं 160, शाबाश। जिन्होंने 160 दिया है शाबाश बेटा, आपने आंसर सही दिया। तो हमें तो मेन देखो, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद कोई इसको सॉल्व करना नहीं है। आप सोचो कि सर ने सॉल्व कर दिया, अपने आप ये सॉल्व करके दिखा दिया, नहीं। मेरा मकसद है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई आता है, घुमाकर भी कुछ पूछता है, तो आपका दिमाग खुद का चलना चाहिए, खुद का आपका दिमाग चलना चाहिए, ये किया क्या है। अगर नहीं पता लगा कि ये किया क्या है, तो आपका कोई फायदा नहीं है इसको करने का। ये किया क्या है कि वर्क डन, अगर हम पूरे साइकिल में टी मीन देखते और एक यहां पे, क्योंकि देखो बेटा हमारे पास क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर हमारे पास यहां पे टॉर्क मिलती है एक्चुअल में। यहां पे नेगेटिव चलता है, ये नेगेटिव चलता है, यहां पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आता है। तो ये जब आता है, लेकिन हमें तो मीन टॉर्क लेनी होती है ताकि हम फ्लाईव्हील लगा के इसको मीन टॉर्क बना सके, तो इसलिए ये मीन बनता है, इसलिए ये मीन बनता है। तो दोनों को इक्वल रख लो, दोनों को इक्वल रखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लीजिए बेटा। ओके बेटा, वो नीचे नहीं दिख रहा होगा धीरज कुमार आपको, चलो कोई बात नहीं, हो जाती गड़बड़ कई बार। चलिए हो गया। अब देखो, अब ये भी अगर देखोगे तो हमारे पास किस तरह से साफ साफ दिख रहा है, वो क्या है, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। हमारे पास रेंज कितनी है, स्पीड की रेंज मतलब n1 माइनस n2 अपॉन n, ये भी हमारे पास आ जाता है रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। इसको सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर कह देते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, सी इज द राइट आंसर। द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ, डबल स्लाइडर जो होता है क्रैंक चेन होती है, उसके अंदर क्या होता है, 1 टर्निंग एंड 1 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग एंड 1 स्लाइडिंग, 3 टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चीजें बहुत है करने को तेरा, लीजिए बेटा। अब आप देखोगे 2018 में किस तरह से आपको टॉम के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो टॉम के क्वेश्चन हमें अभी तक देखने को ही नहीं मिले थे कि टॉम के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बहुत कम आ रहे थे। अब देखिए तो टॉम के क्वेश्चन कितने दिख रहे हैं इसके अंदर। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर बेटा, 2 टर्निंग एंड 2 स्लाइडिंग पेयर इज द राइट आंसर। चलिए हमारे पास इफ देयर इज नो स्लिप and the creep in the transmission, then what is the equation for velocity ratio in open belt drive। तो velocity ratio बताना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, velocity ratio आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए 14 का लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। बेटा देखो क्या आएगा क्या नहीं, हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि अजीब सी बातें हैं कुछ टीचर जो होते हैं। देखो तुक्का, ये ना बाद में तुक्का मार हो जाता है कि मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था आपको कि ये आएगा, ये आएगा, ये वाला मैंने बोला थर्मो आएगा, और अगर तो वो आ गया तो आप महान हो कि आप, वाह सर क्या बात है, आपकी नॉलेज बहुत है। और नहीं अगर आया, ओहो इस बार मिस हो गया, अगली बार आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, देखो मैं अगर कहूं कि बेटा ये धीरज बेटा आप पेपर बनाओ, मैं कैसे जान सकता हूँ धीरज आपको क्या पसंद है और क्या पेज खोल लोगे आप, कौन सा पेज खोल के कौन से क्वेश्चन डाल दोगे, कौन सी बुक में से डाल दोगे। 2 या 3 बुक्स होती हैं मशहूर जो होती है ना, उसी में से डालते हैं,
ठीक है, आर के जान है, आर एस कुर्मी है, या जो भी बुक्स लगा लो उसी में से डालते होते क्वेश्चंस, कोई वो ऐसा नहीं है। अब जितनी भी बुक्स बनती हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाता है, तो वही क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बना ले यार, 2000 क्वेश्चन बन जाएंगे, 3000 बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, इससे ज्यादा बनते नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो हमारे पास इसलिए चलो समझो इस बात को कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा कोई पता नहीं होता भाई, तैयारी अपनी पूरी रखो। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, n1/n2 d2/d1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑफ बेल्ट ऑन द वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो स्लिप का क्या इफेक्ट होता है, अगर वेलोसिटी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेल्ट ड्राइव में, स्लिप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। 15 का आंसर देना बेटा आपको, लीजिए बेटा क्लिक कीजिए इस पे। स्लिप के कारण हमारी वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव पे क्या असर पड़ेगा, शाबाश। सो ये डिक्रीज करेगा बेटा, ये क्या करेगा, डिक्रीज। स्लिप मारती है ना, बेल्ट स्लिप करती है तो वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज करती है हमारे पास। द फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव। अगर कहता है कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है बॉडी पे, अगर अचानक मतलब टेंड टू मूव, जब थोड़ा सा चलने वाली होती है, तब हमारे पास उसमें कौन सा जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का बेटा, ए बी सी डी। लो जी 16 का बता दो बेटा जी, शाबाश। तो हमारे पास जब हम देखते हैं ना मेरा बेटा फ्रिक्शन जो होता है, तो फ्रिक्शन वाले केस में हमारे पास क्या आता है कि हम एफर्ट लगाते हैं, फ्रिक्शन इस तरह से चलता है, और हमारे पास एक पॉइंट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस तरह से लिमिटिंग। तो ये पॉइंट होता है जब जस्ट मूव करने वाली होती है हमारी चीज, उसके बाद हमारे पास जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद डायनेमिक फ्रिक्शन आता है जो कम होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द राइट आंसर, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब वो टेंड टू मूव, थोड़ा सा चलने वाली है बस, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। अगर कहता है कि एक रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये लीजिए हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही है, ये लीजिए इस तरह से, और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब होंगी, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल, कि अगर कोई बॉडी पे इक्वल फोर्स लग रहे हैं, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल, और ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है तीनों का, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट ऑन अ पॉइंट, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट इन अ पॉइंट। तो इसको राइट आंसर आप बता दीजिए। मैंने ऑप्शन पढ़ के आपको सारे दिखा दिए हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। बेटा जो बच्चा लाइव आ सकता है, जैसे कि अंकित कुमार है, अनिंद्या है, सरस्वती है, ओके, ये जो बच्चे आ सकते हैं लाइव, जरूर आया करो बेटा, जरूर आया करो लाइव। ठीक है, आप अपना कीमती समय, आप बहुत बिजी होंगे लेकिन फिर भी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव अटेंड करें। लाइव अटेंड करना है ना बच्चे, इतने बच्चे हैं लेकिन लाइव कोई नहीं आना चाहता, और शोर मचाते हैं लाइव 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 कीजिए। लाइव जब आए तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे आना है बट नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी दुविधा है बच्चों की। चलो 17 का बता दिया बेटा। देखिए अब हमारा ये हाल है कि हमें इसका मतलब ही नहीं पता है, अब हमें इसका मतलब ही नहीं पता है मेरे बच्चे। आपको सीधी सी बात बताता हूं, आप बहुत ज्यादा दिमाग पे बोझ मत डालो, सिंपल सी बात है ये कि यहाँ पे चेयर पड़ी है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, ये देखिए इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से मैं एक चेयर बना के दिखाता हूं आपको, ये लीजिए ये एक चेयर है, ठीक है, और इसको आप इधर उधर से सारे सभी दोस्त या भाई जो है उधर उधर से खींच रहे हो। अगर आप पैरेलल फोर्स लगाओगे, अगर आप पैरेलल फोर्स लगाओगे तो दो पैरेलल चीजें कभी भी आपस में कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं मिलती। ये देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये एक पॉइंट पे कभी जाकर मिल नहीं सकती, मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कभी नहीं मिलती। पैरेलल लाइंस का मीटिंग पॉइंट इंफिनिटी पे होता है,
पैरेलल फोर्सेस का। मेरा बच्चा अगर किसी चीज को आप धक्का दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि इसको मैं अगर हिला, चाहता है कोई, आप चाहते हो कि मुझे दे चेयर, ये कहता नहीं नहीं तेरी नहीं चेयर है, ये तो मेरी चेयर है, ये कहता है इधर मेरी चेयर है मुझे दे, इसकी लड़ाई होगी इसके साथ, इधर ये कह रहा है कि नहीं मेरी चेयर है मुझे दे। तो ये सब जब फोर्स लगाएंगे ना, लड़ाई करेंगे, तो हमें पता लगेगा ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और ये ना तो उधर जा रही ना इधर ना उधर, कहीं नहीं जा रही, वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है। तो वो सी इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मीट इन अ पॉइंट एंड ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करती हैं। और पैरेलल नहीं है, ये देखो कभी भी पैरेलल नहीं होती, पैरेलल नहीं होती हमारे पास इस तरह से, ठीक है। थ्री फोर्सेस, और स्पेशल बोला है ना बेटा, व्हेन बॉडीज आर अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, थ्री फोर्सेस की बात कर रहा है, तब ये पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल नहीं हो सकती थ्री फोर्सेस, ये हमारे पास इस तरह से होगी, तभी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो चेयर इधर जाएगी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बीच में रुकी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। चलिए आगे। The point in a beam at which the bending moment is maximum, the shear force at that point is zero। चलो इसका तो आपको पता ही है। तो उसका हमारे पास shear force जो होता है वो जीरो होता है, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ जाती है, मैक्सिमम हमारे पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।